गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? चैट ऑफ ही तो है। चैट ऑफ है ना, राइट? ठीक है। कैसे हो आप सभी? होपफुली आप सारे के सारे बढ़िया होंगे। आपने कोडेड इनइक्वालिटी को बहुत अच्छे से रिवाइज किया होगा। जल्दी से एक बार वाई टाइप कर दो कि हाँ भाई आपने रिवाइज किया है। चलो, किया है ना सबने? आज आपको मैं क्वेश्चंस भी दे दूंगी। कितने लोग हैं यहाँ पे सीसीआई वाले? आपका ना सीसीआई का टेस्ट भी अपलोड हुआ था, आपने टेस्ट दिया? दिया जिन्होंने सीसीआई का जो टेस्ट अपलोड हुआ था? ठीक है। जिसने नहीं दिया वो देना शुरू कर दो। आपके होपफुली मॉक जो है, फुल लेंथ मॉक जो है वो क्या हो गया, स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है। विष्णु दत्त, मैं सीसीआई की बात कर रही हूँ, सुन लिया अगर तो। सीसीआई की बात कर रही हूँ मैं, एएफओ की थोड़ी ना बात कर रही हूँ। सीसीआई के मॉक चल रहे हैं। अब उनका पेपर एक एक हफ्ते में आ जाए तो क्या बोलूं उनको मैं कि दोनों तुम पूरा का पूरा सिलेबस करो उसके बाद पढ़ो। ये रोज डांट सुनेगा मेरे से। चलो ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग। आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत जेन्युइन है। बहुत से बच्चों को ना सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ने का बहुत मन होता है कि मैम सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ। अगर कोई पुराने स्टूडेंट है उनको पता होता है कि इस पे ज्यादा एफर्ट्स लगेंगे, हम लोग क्या करेंगे, एफर्ट्स ज्यादा लगाने हैं तो ज्यादा सीखना पड़ेगा। कुछ नए स्टूडेंट्स होते हैं उनको ऐसा लगता है कि हाँ भाई सिटिंग अरेंजमेंट की इतनी बात होती है तो क्यों ना सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ ले। पर मेरा ये मानना है कि अगर आप सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ना शुरू कर देते हो तो आपके पास दो ही ऑप्शन होती है। एक ऑप्शन होती है कि आप पढ़ना ही छोड़ देते हो, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सिटिंग अरेंजमेंट बहुत टफ लगता है, वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। दे भी लाइक कि हाँ भाई हमारे से रीजनिंग नहीं होगी। और दूसरे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि जिनको सिटिंग अरेंजमेंट समझ में आ जाए, उनको बाकी किसी टॉपिक में इंटरेस्ट ही नहीं आता, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट का लेवल है बिल्कुल टॉप पे। और बाकी जो लोग हैं वो बाकी जो टॉपिक है वो कहीं ना कहीं मॉडरेट से आते हैं, तो उनको इस बात पे इंटरेस्ट ही नहीं आता। तो मेरे को इसको बात को ख्याल में रखते हुए पहले आपके 4-5 टॉपिक्स को कंप्लीट करना पड़ता है, देन विल मूव टू द सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत बच्चे जो है वो पढ़ना ही छोड़ देते हैं, और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि मैम अब ना ये थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा है इसमें, क्योंकि हमने बहुत टफ पढ़ लिया है, तो ये आप आसान आसान क्या करा रहे हो। तो अभी के लिए हम लोग ऑर्डर रैंकिंग पढ़ेंगे, क्योंकि रैंकिंग और ऑर्डर जो है वो आपके सीसीआई का भी सिलेबस है और आपके एएफओ के सिलेबस में भी इसको हमेशा क्या किया जाता है, कंसिडर किया जाता है। चलो, अभी बात करेंगे रैंकिंग की, ऑर्डर बाद में पढ़ेंगे। अगेन इंपॉर्टेंट चीज है रैंकिंग। देखने को मिलते हैं क्वेश्चंस, एएफओ प्री में नहीं मिलते हैं, बट कहीं और आपको देखने को मिल सकते हैं। सीसीआई में ऑफ कोर्स यस रैंकिंग लगेगा, देखने को मिलेगा, और बहुत से स्टेट एग्जाम्स होते हैं ना, वहां पे भी रैंकिंग देखने को मिलता है। रैंकिंग का मतलब है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। रैंकिंग का मतलब होता है किसी एक चीज में एक पर्सन को रैंक देना। चाहे एक रो की बात कर लो, चाहे एक क्लास की बात कर लो, चाहे किसी भी चीज की बात कर दो, नाम से पता चल रहा है ना रैंक। तो रैंक जो है वो देना है आपको। किस में देना है कि भाई हाँ आपके पास कुछ लोग दिए गए होंगे, फिर उसका रैंक दिया होगा। तो आपने क्या करना है, बस इतने आसान से क्वेश्चंस को क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। देखो डाउट्स मत लिखा करो ऐसे ना, फिर मुझे भी नहीं पता चलता मैं क्या बोल रही हूँ। ऑर्डर एंड रैंक के कितने मार्क्स का आता है? दो अलग अलग टॉपिक है ये। ऑर्डर जो है एएफओ प्री में 3 मार्क्स का आता है। रैंकिंग जो है बाकी एग्जाम में 1 to 2 मार्क्स के आते हैं। अब शांति से पढ़ना इनको। ये मत सोचना कि एएफओ प्री में रैंकिंग नहीं आता तो नहीं आएगा। बहुत से बच्चों को ऐसा होता था पहले जब मैं ऑर्डर पढ़ाती थी, तो दे भी लाइक कि मैम ऑर्डर भी तो नहीं आता है, बट ऑर्डर आ गया तो अब वे भी चांसेस हैं कि रैंकिंग आ जाए, तो ध्यान से पढ़ना है। रैंकिंग में देखो सबसे पहले ध्यान से सीखना। आपको सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है वो किस तरह का बनता है, रैंक फ्रॉम एनी साइड। नोट कर लो, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो भी इसमें होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। पहला कौन सा होता है आपके पास, रैंक फ्रॉम एनी साइड, किसी एक साइड से रैंक निकालना होता है। दूसरा होता है टोटल पर्सन पे। तीसरा होता है इंटरचेंजिंग द पोजीशन। जितने भी स्टेट एग्जाम है और कहीं ना कहीं एसएससी एग्जाम की बात करें, वहां पे आपके पास रैंकिंग से क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है। तो बिल्कुल अच्छे से देखें, जो एक नॉर्मल रीजनिंग को कंसिडर किया जाता है ना, जैसे बहुत से एग्जाम में एक रीजनिंग लिखा जाता है मेंटल एबिलिटी, उसमें ये टॉपिक को हमेशा कंसिडर करते हैं रैंकिंग में। ठीक है? लिख लिया? टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कौन कौन से, रैंक फ्रॉम एनी साइड, टोटल पर्सन पे क्वेश्चन है, इंटरचेंजिंग द पोजीशंस पे क्वेश्चन है। रैंक फ्रॉम एनी साइड सीखते हैं सबसे पहले। देख, मैंने आपको बोला एक क्लास है, उस क्लास में 30 बच्चे हैं। ए का रैंक जो है वो लेफ्ट साइड से 12 है। बताओ राइट साइड से क्या होगा? चलो, एक क्लास है, उस क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं?
30 स्टूडेंट्स है, ए का रैंक लेफ्ट साइड से 12 है, बताओ उसका रैंक राइट साइड से क्या होगा? एवरीवन बताओ उसका रैंक राइट साइड से क्या होगा? 18 वालों का तो मुझे समझ में आता है, 17 कैसे हो जाएगा भाई? 17 कैसे हो जाएगा? चलो अब ध्यान से देखना, 18 वाले सारे के सारे पर्सन रॉन्ग है। आपने क्या किया, आपने 30 में से ए को निकाल दिया 12, लास्ट में कितने बच गए आपके पास? 18 बच गए। मेरा सवाल यह है कि ए का रैंक क्या है? ए से पहले अगर 18 स्टूडेंट्स हैं तो ए के रैंक को काउंट करने के लिए क्या अगेन +1 करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? मैंने तो रैंक पे सवाल पूछा है, मैंने ये थोड़ी ना पूछा कि ए के पीछे कितने लोग रह गए। जितने भी लोगों ने 18 बोला, अगर ये बोला होता कि ए से पीछे कितने लोग हैं तो भाई पता है हमें 30 में से 12 निकाल दिए, तुमने कितने लोग बच गए? 18। पर मेरा सवाल ये था कि भाई हाँ ए का रैंक क्या है? अगर ए से पीछे 18 लोग रहे हैं तो ए के रैंक को निकालने के लिए क्या +1 करना पड़ेगा? यस और नो? सबसे पहले सबको ये बात क्लियर होगी कि क्यों 18 नहीं होगा, क्यों 19 होगा? बिकॉज 19 के लिए आपको उसको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है आपके पास पोजीशन पे सवाल किया गया है। अब जो सबसे ज्यादा डाउट इस क्वेश्चन में देखने को मिलेगा वो ये देखने को मिलता है कि +1 कब करना है और -1 कब करना है। इसको नोट कर लेना बहुत अच्छे से। बहुत से बच्चों को क्या डाउट रहेगा कि मैम +1 कब करना है और -1 कब करना है? +1 तब करते हैं जब भी किसी पर्सन की पोजीशन को काउंट करना हो, जब भी किसी पर्सन की पोजीशन को काउंट करना हो। यहां पे मैंने ए की पोजीशन को काउंट करना था तो मैंने +1 किया, यस और नो? किया ना +1। वहीं पे मान लो अगर लेफ्ट प्लस राइट, वो मैं बाद में बताऊंगी, पहले ये देखो। अगर मैंने बोला कि +1 कब किया तो +1 मैंने तब किया जब ए के रैंक को काउंट करना था। क्या सबको क्लियर हो गया +1 कब करते हैं? जल्दी से यस और नो। बिल्कुल सिंपल सा है भाई, ए का रैंक निकालना था तो ए के रैंक को काउंट करने के लिए मैंने +1 कर दिया। वहीं पे सवाल होता है कि -1 कब करना है। अब देखो, इसी क्वेश्चन में मैंने बोला कि ए का रैंक जो है वो 12 है और मैंने बोला ए का रैंक जो यहां से है वो क्या है? 19 है। बताओ टोटल स्टूडेंट कितने होंगे? बताओ टोटल स्टूडेंट कितने होंगे? इसी क्वेश्चन में मैंने आपको बोला कि ए का रैंक जो है वो लेफ्ट हैंड से 12 है और राइट हैंड से आपके पास क्या आ जाएगा? 19 आ जाएगा। अब देखो, अभी तुम्हें ये एकदम से 30 इसलिए पता चला क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन कराया था। अब देखो इसमें -1 कैसे होगा? आपने देखा ए तक का रैंक क्या है? 12, राइट हैंड से क्या है? 19। आपने इसको ऐड किया, आंसर आ गया 31। यही आया ना, 12 + 19 कितना हो गया? 31 हो गया। अब मेरे को -1 क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि उसने पूछा कि टोटल पर्सन कितने हैं। मैं क्या ए को 2 टाइम्स काउंट कर रही हूँ? क्या मैं ए को 2 टाइम्स काउंट कर रही हूँ? बिल्कुल कर रही हूँ। जब मैंने उसको लेफ्ट साइड से उसका रैंक निकाला तो मैंने ए को काउंट किया, 12th बना। सिमिलरली मैंने राइट साइड से उसका रैंक निकाला तो मैंने उसको दोबारा काउंट किया। तो टोटल पर्सन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? -1 करना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक पर्सन को कितनी बार गिन रही हूँ? 2 बार कर रही हूँ। तो ये डिफरेंस होता है, +1 कब करते हैं और -1 करते हैं। तो +1 कब करेंगे? जब पोजीशन को काउंट करना है। -1 कब करेंगे? जब सेम पर्सन को हम 2 टाइम्स काउंट कर रहे हो। जब सेम पर्सन को हम 2 टाइम्स काउंट कर। पूछो डाउट कोई है? होना नहीं चाहिए, बहुत सिंपल सा सवाल है। सीधी सी बात, जब एक इंसान को 2 बार गिना जा रहा है तो हम उसको क्या करेंगे? एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। -1 डेफिनेटली करना पड़ेगा, क्योंकि सवाल पूछा है टोटल पर्संस कितने हैं। तो टोटल पर्सन के लिए एक इंसान को हम 2 बार नहीं गिन सकते। वेयरएज +1 कब करना है? जब आपने उसका रैंक निकालना है। तो ये डिफरेंस होता है +1 और -1 का। अब कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाए, ये कॉन्सेप्ट नहीं जाना चाहिए दिमाग से। इज दैट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? जल्दी से वाई टाइप करो, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है सबको? चलो अब देखो, कुछ वर्ड्स हैं आपके सामने। वर्ड्स क्या है कि भाई अगर वो बोल रहा है कि एक क्लास में टॉप है, फिर बोल रहा है एक क्लास में बॉटम है, ध्यान से देखना। वहीं पे वो बोल रहा है एक लाइन है, उसका ये स्टार्ट है, उसका ये क्या है? लास्ट है। वहीं से अहेड भी क्या होता है? ये होता है। अहेड के बाद बिहाइंड क्या होता है? ये होता है। इन वर्ड्स का मतलब क्या है कि ये जो भी वर्ड्स आएंगे उसको हम क्या कंसीडर करेंगे? लेफ्ट हैंड कंसीडर करेंगे। अब टॉप और बॉटम में भी क्या फर्क है? उस लाइन को इस तरह से रोटेट कर दो,
तो टॉप जो है वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने सिर्फ एक ही तरह से डायग्राम बनानी है, दैट इज लेफ्ट एंड एंड राइट एंड। ये जितने भी वर्ड्स है टॉप स्टार्ट अहेड बिफोर, इनका मतलब जो है वो क्या होता है, लेफ्ट एंड होता है। वेयर एज राइट बॉटम लास्ट बिहाइंड आफ्टर, इन वर्ड्स का मतलब क्या होता है, राइट एंड। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है लेफ्ट हैंड मानो राइट हैंड मानो, जो भी मानो। पता है हमें भाई, सिंपल सी बात है कि ये चीजें क्या है, हमारे पास लेफ्ट हैंड है, हमें आंसर निकालना है, हमें ये मतलब नहीं है कि हमने डायग्राम किस तरह से बनाई। ये मतलब था आपका, यहाँ पे लिख लिया। और ये कॉमन सेंस भी होती है, जब भी हम लोग इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज लिखते हैं तो हम लेफ्ट टू राइट ही लिखते हैं। तो लेफ्ट को स्टार्ट माना जाता है, दूसरे वाले को क्या माना जाता है, लास्ट माना जाता है। चलो, पहला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन बाद में, ये फॉर्मूला मैंने जस्ट लिखाया है, फॉर्मूलाज लिखने हैं बट इन पे ज्यादा इंप्लीमेंट नहीं करना है। यही है कि रैंक फ्रॉम वन साइड निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। अभी देखा हमने कि जितने भी टोटल पर्सन है उसमें से माइनस करेंगे रैंक फ्रॉम अनदर साइड। ये क्वेश्चन था ना, कितने परसेंट थे टोटल, 30। 30 में से हमने क्या किया, ए के रैंक को निकाल दिया जो था 12। तो 30 में से जब 12 गया तो हमारे पास कितना आ गया, 18 आ गया। और साथ में क्या करना पड़ता है, +1 करना पड़ता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 9। ये आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिख लो बट इस पर ज्यादा सोचना नहीं है। ठीक है, जब एक साइड से रैंक दिया गया होता है और दूसरी साइड से निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं, इस तरह से निकालते हैं। अब बेटा मेरी सारे बात ध्यान से सुनना, आपका सवाल जो होता है ना, ये इस तरह से नहीं होता है कि आपको आता है या नहीं आता है। डाटा सफिशिएंसी लास्ट में एक टॉपिक आएगा जो आपके एफओ में भी आता है, 3 से 4 नंबर का। वहां पे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तब आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ भाई मेरे पास ये डाटा सफिशिएंट है आंसर देने के लिए, नहीं कि नहीं। अब आपको पता है कि अगर आपको एक साइड से रैंक पूछा गया है तो आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, एक आपको टोटल पर्सन रिक्वायर्ड है, एक रैंक फ्रॉम अनदर साइड रिक्वायर्ड है। ठीक है, चलो क्वेश्चन देख ले। पहला क्वेश्चन मैं कराऊंगी फिर आप करना। क्या बोला, इन अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट, 25 स्टूडेंट्स है, आर रैंक इज 18 फ्रॉम टॉप। आर का रैंक जो है वो टॉप से कितना है, 18 है। व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम बॉटम, बॉटम से कितना रैंक है। चलो जल्दी से, बॉटम से उसका रैंक क्या आएगा, बहुत सिंपल है। 25 में से 18 गए, कितना बच गया, 7 बच गया। अब 7 तो भाई उसके पहले वाले रहने वाले लोग हैं, यहाँ पे 7 है। अब मेरे को आर का रैंक निकालना है तो क्या मुझे +1 करना पड़ेगा, ऑफकोर्स यस करना पड़ेगा। आंसर विल बी 8। सबको समझ में आ गया, कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसको नहीं समझ में आया, क्योंकि अब मैं ना आपको थोड़ा फास्ट ट्रैक में कराऊंगी, बिल्कुल एकदम से आपने आंसर देते जाना है। कोई भी एक सिंगल स्टूडेंट जिसको ना समझ में आया, सबको समझ में आ गया, ठीक है। चल बताओ जल्दी से, पेन भी नहीं उठाना है, पेन भी नहीं उठाना है, पेन भी नहीं उठाना है, जस्ट सीधा आंसर देते जाना है। फिर से करा दूंगी एक क्वेश्चन, देखना इसको। बहुत से बच्चों ने आंसर बता दिया, 14। ठीक है, देखो क्या बोला, इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स, एक क्लास है जिसमें कितने स्टूडेंट्स है, 40 स्टूडेंट्स है। टीज रैंक इज 27th फ्रॉम टॉप। टी का रैंक जो है वो 27 है टॉप से। बताओ उसका रैंक क्या होगा बॉटम से, बॉटम से उसका रैंक क्या होगा। दीक्षा आप बताओगे मुझे इसका आंसर जल्दी से। सिंपल सी बात है, एक लाइन में जब आपके पास टोटल स्टूडेंट्स 40 दिए गए हैं और यहां तक की इंफॉर्मेशन आपके पास 27 है, तो ये रेस्ट कितनी होगी, आंसर देना बेटा जल्दी से। अगर पूरे के पूरे पर्सन आपके पास 40 है तो यहां तक 27 है, तो उसके बाद में कितने बच गए, 40 में से 27 जाएगा, कितने बच गए, 13 बच गए। अब 13 तो इसके पहले रहे हुए लोग हैं ना। मैंने तो पूछा कि टी का रैंक क्या होगा। जब आप राइट साइड से काउंट करना शुरू करोगे तो इन 13 को काउंट करोगे, फिर उसके बाद टी के लिए आने के लिए अगेन आपको +1 करना पड़ेगा। आंसर विल बी 40। क्लियर हो गया आपको। चलो अब डायरेक्ट करते हैं यार, सिंपल सी बात है, टोटल में से आपने एक आंसर मतलब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, बाद में +1 कर देना। चलो आंसर देते चल, आप दोगे इसका आंसर जल्दी से दीक्षा। सिंपल सी बात, एक रो में अगर इतने लोग लेफ्ट एंड से निकाल दिए तो राइट एंड पे कितने बचेंगे।
अब इसको करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट करना है। क्लास में 45 स्टूडेंट है, ए का रैंक 17 है, 45 में से 17 चला जाएगा, आपके पास कितना आ जाएगा 28। अब 28 जो है वो तो उसके पीछे पर्सन रहे ना, रैंक निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा। आंसर क्या आ जाएगा 29। बिल्कुल। अब पेन से उठा, किसी ने 19 बोला, जाग जा भाई, 19 तो ऑप्शन भी नहीं है। चलो नेक्स्ट, डायरेक्ट रो में 57 पर्सन है, बी का रैंक 37 है अहेड से, तो बिहाइंड से उसका रैंक क्या होगा। सिंपल सी बात, 50 में से 37 चले गए, 20 रह गया, 20 तो वो है जो उसके पीछे लोग रहे होंगे। रैंक निकालने के लिए अगेन +1 करना पड़ेगा। आंसर विल बी सी, दैट मींस 21st। ठीक है, नेक्स्ट। 42 स्टूडेंट है, आई का रैंक 33 है टॉप से, बताओ बॉटम से क्या होगा। 42 में से 33 चला जाएंगे, आपके पास 9 आ जाएगा। अब 9 जो है वो पर्सन है, तो आपको एक रैंक के लिए अगेन क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा। आंसर विल बी 10th। नेक्स्ट, 68 में से 36 गए, एकदम से क्विक होना चाहिए, एकदम से। आंसर विल बी ई, दैट मींस 33। ठीक है, 68 में से 36 जाएंगे, 32 आ गया, 32 पर्सन है, एक आपको +1 करना पड़ेगा। आंसर विल बी ई, दैट मींस 33। नेक्स्ट, एक रो है जिसमें ए का रैंक जो है वो स्टार्ट से क्या है 9 है, 20 में से 9 गए, 11, 11 उसके पीछे लोग रह गए, एक रैंक और निकालने के लिए +1 करना पड़ेगा। आंसर विल बी 12, ऑप्शन ए। चलो, सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। जब एक तरफ से, कौन है ये, जतिन पंकज, बस कर, कितनी कितनी जमाइयां मारेगा, मुझे नींद आने लगी तुझे देख के। देखो यहाँ पे टोटल पर्सन, अब दूसरी तरह से सवाल बनते हैं, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था जो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, टोटल पर्सन पे दो तरह के सवाल बनते हैं। एक, जब एक ही पर्सन का रैंक दिया होता है, नोट कर लेना इसको। टोटल पर्सन पे दो तरह के सवाल बनते हैं। एक, जब आपके पास एक ही पर्सन का रैंक दिया जाता है। दूसरा, जब आपके पास दो पर्सन के रैंक दिए जाते हैं। इसमें भी अगेन आपके पास टू वेज ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। वो कौन सा है, जब टोटल पर्सन ज्यादा होते हैं, ये वाला पार्ट मैं आपको थोड़ी देर के बाद समझाऊंगी, आप नोट कर लो। अभी हम एक पर्सन की इंफॉर्मेशन पे काम करेंगे। जब सिर्फ एक पर्सन की इंफॉर्मेशन दी जाए, हम उस पर काम करने वाले हैं। नोट कर लो पहले तो। ठीक है, पहले एक पर्सन पे काम करें, फिर टू पर्सन के क्वेश्चंस पे आते हैं। मैम आईबीपीएस से आपका कांटेक्ट है ना, इस बार पेपर आप बना दीजिए, क्या बात है ना। ओवरलैपिंग वाला केस है नीचे वाला, वेरी गुड। चलो, अभी नोट करो आप, फिर मैं आपको सब समझाऊंगी कौन कैसा केस है। लिख लिया। टोटल पर्सन पे दो तरह के सवाल पूछे जाते हैं। पहला, जब आपके पास एक ही पर्सन का रैंक दिया जाता है। दूसरा, जब आपके पास दो पर्सन के रैंक दिए जाते हैं। पहले मैं बात करूंगी जब एक ही पर्सन का रैंक देते हैं। अभी मैंने आपको बताया, जस्ट लिख लो। जब भी आपके पास एक ही पर्सन का रैंक दिया जाता है, तो टोटल पर्सन किस तरह से निकाले जाते हैं, सम ऑफ रैंक फ्रॉम बोथ साइड -1। एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिया था। मान लो आपके पास ए का रैंक जो है वो लेफ्ट हैंड से 12 है, राइट हैंड से 19 है, तो बताओ टोटल स्टूडेंट कितने हो। हमने देखा था 12 + 19 किया था, आंसर क्या था आपके पास 31। अब -1 करना पड़ेगा, बिकॉज हम लोग एक ही पर्सन को दो बार काउंट कर रहे हैं। तो फॉर्मूला आपके पास ये होता है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पे काम करना है कॉन्सेप्ट पे कीजिए, फॉर्मूला पे करना है तो फॉर्मूला पे करो। जब एक ही पर्सन का रैंक दिया जाए और टोटल पर्सन पूछा जाए, तो हम क्या करते हैं, सम ऑफ रैंक फ्रॉम बोथ साइड, ए का रैंक दोनों साइड से उसको ऐड कर दिया और साथ में -1 कर दिया। आंसर क्या आ जाएगा 30। सबको समझ में आ गया जल्दी से। क्वेश्चन आप नहीं करना है एकदम से, जब भी एक ही पर्सन का रैंक दिया हो, दोनों साइड से आपने उसके रैंक को ऐड करना है और साथ में क्या करना है -1। एग्जैक्टली, जिसने भी बोला कॉन्सेप्ट बेस्ट है, ये स्पेशलिटी है रीजनिंग के स्टूडेंट्स की। सॉरी, इसका आंसर ही आ गया। चलो, अब निकालो कैसे आया वो देखो। अब मैं इस क्वेश्चन को करा दूंगी। क्या बोला, इन अ लाइन
ओ इज 18th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। एक लाइन है, ओ का रैंक जो है वो क्या है, 18 है लेफ्ट एंड से। फिर बोला 13th फ्रॉम द राइट एंड, और राइट एंड से कितना है, 13 है। बताओ टोटल स्टूडेंट कितने हैं, बताओ टोटल स्टूडेंट कितने हैं। अब सोचो यार ज्यादा माथा क्यों मारना है, तुम्हें पता है कि यहां से लेके यहां तक ओ 18th है, यहां से लेके यहां तक ओ 13th है, तो पहले कितने लोग रहे होंगे, पहले कितने लोग रहे होंगे, 12। बस बात खत्म, कितना आंसर आ गया, 30। ठीक है, चलो अब आंसर देते चलो। एक लाइन है जिसमें ए का रैंक लेफ्ट एंड से 25 है और राइट एंड से 19 है, बताओ टोटल पर्सन कितने हैं। आंसर विल बी ई, दैट मीन्स 43। तुम पहले ही एक सब्ट्रैक्ट कर दो ना, देखो कॉमन सेंस है, आप कौन वाले स्टूडेंट्स हो, पहले आप उसको ऐड करोगे फिर -1 करोगे, तो उससे बेटर है तुम पहले -1 कर दो। तुम 25 में से 19 मत ऐड करो, तुम डायरेक्ट 25 में से 18 ऐड कर दो, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा आंसर पे, नहीं पड़ेगा। इसको ऐड करोगे 44, फिर -1 करोगे 43, ये तो आपको सबको आता ही है ना। एक बार फिर बता देती हूँ, 25 + 19 - 1, इसको डायरेक्ट ऐसे भी तो सॉल्व किया जा सकता है कि इसको सब्ट्रैक्ट कर दो फिर ऐड कर दो। चलो नेक्स्ट, एस का रैंक 15 है टॉप से, 27 है बॉटम से, बताओ टोटल स्टूडेंट कितने हैं। अब 27 की जगह 26 ऐड कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है, 15 और 26 कितना हो जाएगा, 41। 27 क्यों करना है, 26 कर लो, आंसर क्या आ जाएगा, डी, दैट मीन्स 41। नेक्स्ट, एक क्लास है, क्यू का रैंक 17 है टॉप से, बॉटम से है 19, बताओ टोटल पर्सन कितने हैं। 19 के बजाय 18 को ऐड कर लो, बस 17 और 18 कितने हो गए, 35 हो गए। ऑप्शन विल बी सी, दैट मीन्स 35। सिर्फ प्लस माइनस सिखा रही हूँ और कुछ भी नहीं सिखा रही हूँ, है ना, ये तो बहुत इजी है, बस थोड़े से क्वेश्चन फिर रुको। चलो नेक्स्ट, हाँ तो अच्छी बात है। अब जिसने बोला कौन सा चैप्टर पढ़ा रही हैं, बेटा ये रैंकिंग चल रहा है, रैंकिंग पढ़ा रहे हैं। लड़की ने डाउट पूछा तो मैंने अच्छे से दे दिया, यही सवाल मेरे को किसी लड़के ने पूछा होता फिर मैं अच्छे से जवाब देती। चलो, एक क्लास है, दोनों में से किसी को भी, हाँ बेटा किसी को भी कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है, कोई एक सब्ट्रैक्ट करना। 28 + 25, आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ई, दैट मीन्स 53। भेदभाव नहीं, भेदभाव नहीं होता यार, ये होता है कि लड़कियां थोड़ा ज्यादा दिल पे ले जाती है, लड़के अलग चिल, कोई बात नहीं, मैडम ने बोल दिया तो बोल दिया। नेक्स्ट, इन अ रो मनीष रैंक 19 फ्रॉम अहेड एंड 27 फ्रॉम बिहाइंड, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 27 में 18 ऐड कर दो, आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन विल बी सी, दैट मीन्स 45। ऐड भी नहीं करना होता है, लास्ट डिजिट देखो बात खत्म, पूरा क्यों ऐड करना है, ठीक है। चल, एक एग्जामिनेशन है, थैंक यू आंचल। ओके, एग्जामिनेशन है, रक्षा का रैंक टॉप से 14 है, 32 है बॉटम से। मेरी मम्मी का नाम है, ये पता नहीं क्या सोच के मैंने लिख दिया था यहाँ पे। 14 और 31 कितना हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन विल बी सी, दैट मीन्स 45। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन। एग्जामिनेशन में एच का रैंक कितना है, 19 है और 26 है, दोनों को ऐड करेंगे और -1 करेंगे, आंसर विल बी ई। ठीक है, समझ में आ गया सबको, 1 पर्सन की इंफॉर्मेशन सबको समझ में आ गई, यस और नो, सबको आ जानी चाहिए, नो का तो बात ही नहीं है, यस लिखना है। दो ही तरह के सवाल बनते हैं, एक बनता है जब आपके पास उसका रैंक निकालना होता है, एक होता है जब आपने क्या करना होता है, टोटल पर्सन निकालना होता है। अब आते हैं दो पर्सन पे, ध्यान से देखना, अब सुन लेना, बहुत हो गया तुम्हारी हंसी। मान लो आपके पास टोटल पर्सन दिए हैं 30, एक रो में टोटल पर्सन दिए हैं 30, ए का रैंक लेफ्ट एंड से 12 है, बी का रैंक राइट एंड से 8 है। ए का रैंक लेफ्ट साइड से 12 है, बी का रैंक राइट एंड से 8 है, बताओ बीच में कितने लोग हैं, बिटवीन कितने पर्सन है, बताओ बीच में कितने लोग हैं। मान लो 2 पर्सन दिए आपको, 30 लोग हैं, ए का रैंक जो है वो लेफ्ट एंड से, हाँ सी एन डी, अच्छा क्यों सी एन डी बेटा, एक रो है जिसमें 30 लोग हैं, ए का रैंक जो है वो लेफ्ट हैंड से 12 है, बी का रैंक जो है वो 8 है, बताओ बीच में कितने लोग हैं, बेटा बच्चे बच्चे को ये बात समझ में आ गई।
भाई जब पूरे 30 लोग हैं, तुम ए को भी निकाल दो, उधर से बी को भी निकाल दो, जो बचे वो क्या हो गया, बीच में आ गए। अब आपने क्या किया, ए का रैंक 12 है और बी का रैंक 8 है, तो इन दोनों को ऐड कर दिया, 12 और 8 कितना हो गया, 20। अब 30 में से 20 चला गया तो बीच में कितने लोग आ जाएंगे, 10। कोई आपत्ति किसी को समझने में? कॉमन सी बात है, एक रो में एक तरफ से मैंने इधर बिठा रखा है, एक तरफ से इधर बिठा रखा है। मैं पूछूंगी बीच में कितने लोग हैं, तुम बोलोगे कि मैम इधर से भी निकाल दो, इधर से भी निकाल दो, जो बीच में बचे वो क्या हो गए, बिटवीन स्टूडेंट्स आ गए। अब एक चीज और ध्यान से नोट कर लो, अगर एग्जाम्पल नोट करना है, कुछ जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात, टोटल पर्सन दिए थे, मैंने पूछा बीच में कितने लोग हैं, हमने क्या कर दिया, ए और बी को निकाल दिया, बीच में लोग बच गए। अब देखना, इसी सवाल में आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगी, टोटल पर्सन आपके पास 30 ही है और 30 रहेंगे। अब मैंने बोला कि ए का रैंक जो है वो लेफ्ट हैंड से 24 है, 24 ज्यादा होगा, 14 लिख लेते हैं। और मैंने बोला कि बी का रैंक जो है वो राइट हैंड से 18 है। अब बताओ बीच में कितने लोग हैं, अब बताओ बीच में कितने लोग हैं। सेम सवाल, मैंने बोला ए का रैंक जो है वो लेफ्ट हैंड से 14 है, अब बी का जो है वो राइट हैंड से 18 है, बताओ बीच में कितने लोग हैं, बीच में कितने लोग हैं। अब देखो, मैंने बोला ए का रैंक लेफ्ट एंड से 14, बी का राइट एंड से 18। क्या ये पॉसिबल है कि 30 लोग हो और ए का रैंक 14 और बी का रैंक 18 हो जाए? भाई ये तो पर्सन ही आपके पास 32 हो गए, कैसे पॉसिबल है? तो ये तो सवाल गलत नहीं हो गया? भाई जब टोटल पर्सन ही 30 है, अब ए और बी का रैंक तुम 32 बता रहे हो, तो दो लोग कहां से आए, तो बीच वाले लोग तो हम निकाल ही नहीं सकते, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना? पहले तो सबको समझ में आ गया कि ये पॉसिबल नहीं है, 30 लोग हैं, रैंक ज्यादा है। इट इज पॉसिबल, और इसी को बोला जाता है ओवरलैपिंग केस। इट इज पॉसिबल और इसको बोला जाता है ओवरलैपिंग केस। पहले क्या होता है वो मेरे काम का नहीं है, पहले मैंने जो आपको चीज बताई कि जब आपको ऐसा दिखे कि दोनों के रैंक जो हैं वो ज्यादा हो रहे हैं और टोटल पर्सन कम रह रहे हैं, वो सीएनडी नहीं होता है, वो पॉसिबल होता है, और उसको बोला जाता है ओवरलैपिंग केस। क्या होता है वो नहीं, पहले मेरे को ये बताओ कि समझ में आ गया कि हाँ भाई ऐसी चीज भी होती है। टोटल पर्सन 30 थे, मेरे रैंक जो थे वो ज्यादा हो गए तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं सोचना है कि वो सीएनडी है, इट इज एन केस ऑफ ओवरलैपिंग केस। अब देखो डिफरेंस क्या होता है कि ओवरलैपिंग क्यों बोला, डिफरेंस देखो। ध्यान से देखना, मान लो यहाँ पे ए पर्सन बैठा है, दोनों पर्सन को मत देखो, मान लो यहाँ पे ए बैठा है, तो क्या इसके दो रैंक हो सकते हैं? एक रैंक तो वो होगा जो राइट हैंड से होगा, ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई जब लेफ्ट एंड से काउंट किया होगा तो इसका कोई ना कोई रैंक लेफ्ट एंड से भी रहा होगा। अगर दो लोग बैठे हैं तो उस बात से तो कोई लेना देना नहीं है, उसमें दो आए, तीन आए, चार आए, जितने मर्जी लोग आए, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि जो पर्सन राइट हैंड पे दिखाई दे रहा है उसका रैंक लेफ्ट साइड से भी हो और राइट साइड से भी हो। क्या ऐसा हो सकता है? यस और नो, बिल्कुल हो सकता है ना यार। पोजीशन जो मर्जी हो उसके रैंक तो कुछ भी हो सकते हैं, लेफ्ट हैंड से भी हो सकता है, राइट से भी हो सकता है। अब बी की बात करें तो बी का रैंक लेफ्ट हैंड से भी हो सकता है, बी का रैंक जो है वो कहां से भी हो सकता है, राइट हैंड से भी हो सकता है। ये तो हम अपनी मर्जी से मान लेते हैं कि भाई पहले जो है वो लेफ्ट ही एंड आएगा, ऐसा नहीं होता है। तो ओवरलैपिंग केस इसी को बोला जाता है। ओवरलैपिंग केस का मतलब है जब आपके पास टोटल पर्सन कम रह जाए, किससे कम रह जाए, सम ऑफ पर्सन रैंक। आगे लिखाऊंगी मैं आपको, मैंने लिखा है ये, सम ऑफ पर्सन रैंक, तो उसको क्या बोला जाता है, ओवरलैपिंग केस बोला जाता है। ओवरलैपिंग वाले केस में क्या होता है कि जो चीज आपको लेफ्ट साइड से रैंक दिया गया होता है वो आपको आपकी डायग्राम में राइट में प्लेस करना होता है, और जो रैंक आपको राइट साइड से दिया जाता है वो ही आपको आपकी डायग्राम में लेफ्ट में प्लेस करना हो। अब मैंने यहां पे बोला था ए का रैंक 14, तो दैट मीन्स कि ए जो है वो लेफ्ट पे नहीं, वो डायग्राम में राइट में दिखाई दे। ए का रैंक 14 और बी का रैंक यहां से क्या आएगा, 18। इसको बोला जाता है ओवरलैपिंग केस। ओवरलैपिंग केस क्या होता है, व्हेन लेफ्ट अपीयर्स राइट एंड राइट अपीयर्स लेफ्ट इन योर डायग्राम, उसको ओवरलैपिंग केस बोला जाता है।
और जहां पे आपके टोटल पर्सन ज्यादा रहते हैं वो आपके पास सिंपल केस होता है, जिसमें लेफ्ट चीज लेफ्ट पे रहेगी, राइट चीज राइट पे ही रहेगी। अब इसको छोड़ो, अभी मैंने आपको जो आगे वाली स्लाइड है इसको लिखो, उसको बाद में, पहले ये लिखो। When two persons rank are given, यहाँ पे दो केस बनते हैं। फर्स्ट वन इज सिंपल केस, सेकेंड वन इज ओवरलैपिंग केस। सिंपल केस कैसे है, कैसे पता चलेगा? जब टोटल पर्सन ज्यादा होंगे, किससे ज्यादा होंगे? सम ऑफ टू पर्सन रैंक। अभी मैं एग्जांपल देके और अच्छे से समझा दूं। नेक्स्ट, ओवरलैपिंग केस क्या होता है? व्हेन टोटल पर्सन आर लेस देन सम ऑफ टू पर्सन रैंक, उसको क्या बोला जाता है? ओवरलैपिंग केस बोला जाता है। इनके बीच तो कोई नहीं है, बिकॉज 18 जो रैंक है लेफ्ट से है, ऐसा नहीं होता है। फिर बता रही हूं, देखो पहले ये सिंपल केस कब होता है? जब टोटल पर्सन आपके पास ज्यादा होते हैं। ओवरलैपिंग केस कब होता है? जब आपके पास टोटल पर्सन क्या होता है? कम होता है। ठीक है, एग्जाम्पल फिर लिख लो यहां पे। ये सिंपल केस, रिवाइज करना है इसको तभी पल्ले पड़ेगा। टोटल पर्सन थे 30, ए का रैंक 12 लेफ्ट हैंड से, बी का रैंक राइट हैंड से 8। सिंपल होगा कि ओवरलैपिंग होगा भाई? जल्दी से, सिंपल होगा या ओवरलैपिंग होगा? सिंपल होगा। कैसे पता चला? टोटल पर्सन 30 है, दोनों का रैंक 20 है, तो टोटल पर्सन ज्यादा हुआ, रैंक कम रह गया, तो सिंपल केस है। सिंपल केस में लेफ्ट वाली चीज लेफ्ट पे ही दिखाई देगी, राइट वाली चीज राइट पे ही दिखाई देगी। ये सिंपल केस है। ओवरलैपिंग केस क्या होता है? टोटल पर्सन 30, ए का रैंक लेफ्ट एंड से 14, बी का रैंक राइट एंड से 18। सिंपल केस है या ओवरलैपिंग केस है? जल्दी से, सिंपल और ओवरलैपिंग। मुझे पता चल गया दोनों का रैंक कितना हो गया, कितना हो गया? दोनों का रैंक ज्यादा हो गया। 18 तो नहीं आएगा, 16 लिख लेते हैं, 16 लिख लेते हैं, 16। दोनों का रैंक ऐड किया, 34 हो गया। 34 ज्यादा है, टोटल पर्सन कम रह गया। तो जब आपके पास टोटल पर्सन कम रह जाए उसको ओवरलैपिंग केस बोला जाता है। जो चीज आपको लेफ्ट साइड से बोली है वो डायग्राम में राइट साइड पे दिखाई देगी। यहां से ए का रैंक 16 है, जो चीज आपको राइट हैंड से बोली है वो आपकी डायग्राम में लेफ्ट में दिखाई देगी, यानी कि यहां से कितना है? 18। चलो टेक अ लुक, ये डिफरेंस है सिंपल केस और ओवरलैपिंग। अगर ए बी लेफ्ट से 12 है और बी भी लेफ्ट से 18 है तो भी सेम ही आंसर आएगा। हाँ, फिर तो ओवरलैप, वो तो 0% आएगा ना, फिर बीच में 0 आएगा। चलो, बिटवीन कैसे निकालते हैं वो मैं भी सिखाऊंगी। मैंने जो आपको चीज सिखाई वो ये सिखाई कि सिंपल केस और ओवरलैपिंग क्या होता है। सिंपल सी बात, आपको जब भी दो लोगों की इंफॉर्मेशन दी जाएगी आपने दो चीजें देखनी है। ऐसे लिखा करो ना बेटा, जो बोलती रहती हूँ। जब भी दो पर्सन की इंफॉर्मेशन दी जाएगी, सबसे पहला काम होगा आपको ये देखना है कि सिंपल है या ओवरलैपिंग है। मैं अभी ये पूरा एक्सप्लेन करूंगी जब मैंने आपको बिटवीन कराना है, मैंने तो बेसिक सिखाया। जब भी दो लोगों की पर्सन की इंफॉर्मेशन होगी, सबसे पहला काम होना चाहिए कि सिंपल केस है या ओवरलैपिंग केस है। सिंपल केस कैसे है, वो कैसे पता चलेगा? जब टोटल पर्सन आपके पास ज्यादा होंगे, रैंक जो है वो कम होगा, तो सबको समझ में आ जाएगा सिंपल केस है। अगर टोटल पर्सन कम रह जाएंगे और ओवरलैपिंग वाले जो ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, तो वो ओवरलैपिंग केस होता है। होता क्या है कि जो इंफॉर्मेशन लेफ्ट से दी जाती है वो एक्चुअल इंफॉर्मेशन राइट एंड पे होती है, और जो इंफॉर्मेशन राइट हैंड से दी जाती है वो एक्चुअल इंफॉर्मेशन लेफ्ट हैंड पे होती है। सिर्फ इतना डिफरेंस है सिंपल केस और ओवरलैपिंग में। सिंपल में लेफ्ट चीज लेफ्ट पे, राइट चीज राइट पे, ओवरलैप में स्वैप कर दो, दैट्स इट। इज दैट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? ठीक, सिर्फ इतनी सी बात। ऐसे लिखा करो, सिंपल में सेम चीज, ओवरलैप में उसको स्वैप करना। चलो आंसर बताओ। सबसे पहले ध्यान से देखना, क्वेश्चन करने की सेम अप्रोच होनी चाहिए। इन अ क्लास ऑफ 39 स्टूडेंट, पी का रैंक 11 है लेफ्ट हैंड से, क्यू का रैंक 18 है राइट हैंड से। सिंपल केस और ओवरलैपिंग केस, जब भी दो लोगों की इंफॉर्मेशन दी जाए हमेशा चेक करो वेदर इट इज सिंपल केस और ओवरलैपिंग केस। पहले तो मेरे को ये बताना है, आंसर से मेरे को मतलब नहीं है। सिंपल और ओवरलैपिंग, तुमने दोनों का रैंक ऐड किया, दोनों का रैंक ऐड करने के बाद आपको रिजल्टेंट मिला 29। टोटल पर्सन 39 है। जब टोटल पर्सन ज्यादा होते हैं तो क्या होता है? सिंपल केस होता है। अब कुछ नहीं करना है,
39 में से 29 निकाल दो, आंसर क्या आ जाएगा? ई, दैट मीन्स 10। अब मेरे को बताओ, क्या इसमें +1 और -1 करने की जरूरत है? क्या इसमें +1 और -1 करने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ना तो हम किसी की पोजीशन को काउंट कर रहे हैं, ना ही एक पर्सन को हम लोग 2 बार ऐड कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, 2 लोगों को हटा के बीच में जितने लोग हैं वो देखने हैं, तो +1 और -1 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? ऑप्शन ई, दैट मीन्स 10। अब पहले ये बताना है मुझे सिंपल और ओवरलैपिंग, फिर आंसर देना है। ए का रैंक 17, टी का रैंक 17, 17 17 34, सिंपल केस और ओवरलैपिंग केस। सिंपल, एग्जैक्टली। टोटल पर्सन जो है वो ज्यादा हो गए और सम जो है वो क्या हो गया? कम हो गया। तो 42 में से 34 जाएगा, कितना आ जाएगा आपके पास? आंसर विल बी ए, दैट मीन्स 8। ठीक है, सिंपल केस और 8। नेक्स्ट, in a class of 33 student, I's rank is 7 from front and S rank is 21 from last। 21 और 7 कितना हो गया? 28 हो गया। 28 कम रह गया, टोटल पर्सन ज्यादा हो गए। कौन सा हो गया? अगेन इट इज अ सिंपल केस। 33 में से आपके पास 28 जाएगा, आंसर विल बी डी, दैट मीन्स 5। ठीक है, चलो सिंपल और ओवरलैपिंग। 19 एंड 17 इट विल बी 36। कितना हो गया? 39 जो है वो आपके पास ज्यादा रहेंगे, तो 39 में से 36 जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन विल बी बी, दैट मीन्स 3। चलो नेक्स्ट, सिंपल और ओवरलैपिंग कुछ भी नहीं। 25 और 27 डायरेक्ट 52, 52 में से 52 गया, आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्या लिखा तूने विष्णु? इतना बड़ा मैसेज लिखा था कुछ? मैम रैंक तो दिया है ना, क्यों नहीं करेंगे प्लस? हाँ तो रैंक दिया है तो तू ना सच में वही है सीता वाला। डब्ल्यू का रैंक 25 दिया है, यू का रैंक यहां से क्या दिया है? 27 दिया है। उसने सिर्फ ये बोला है कि डब्ल्यू और यू के बीच में लोग कितने हैं। उसने क्या ये बोला है कि डब्ल्यू का रैंक बता, यहां से क्या दिया है ये बता ले। अगर डब्ल्यू का रैंक वो यहां से पूछता तो उसकी पोजीशन को काउंट करने के लिए +1 करते। उसने ये बोला है कि बीच में लोग कितने हैं, तो तू इनको भी निकाल दे, इनको भी निकाल दे, बीच में कितने बचे? बात तो वही आ गई। चल इसको छोड़, मैं ऐसे बताती हूँ। मान ले तेरे पास 100 रुपए है, 20 रुपए तूने एक को उधार देने हैं, 40 रुपए दूसरे को उधार देने हैं, तो तेरे पास कितने बचे? 40 निकाल, 20 निकाल, जो बचे वो तेरा हिसाब रह गया। +1 -1 करने की तो जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलो। ओके मैम, थैंक यू। तेरे को बुरा तो नहीं लगता मैं तुझे डांटती हूँ? लगता भी होगा तो लगता रहे, मुझे नहीं फर्क। चल पढ़। नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। टीचर की डांट का कभी बुरा भी नहीं लगना चाहिए भाई। आंसर क्या है? दिल से बुरा लगता है कोई एक, हाँ समझ आ जाता है ना, सही बात है। अब बताओ आंसर क्या है? डाटा इनएडिक्वेट? ये तो तुम्हें ऑप्शन में दिख जाए। थैंक यू वंशिका। वो तो तुम्हें ऑप्शन में दिख जाए तो तुमने डाटा इनएडिक्वेट बोल देना है। यहीं पे तुम्हारे पास ऑप्शन नन ऑफ दीज होती तो तुम्हारी हिम्मत नहीं होती ई आंसर को मार्क करने की, है ना? अब देखो यहाँ पे, ठीक है, आपको समझाया होता है इतनी डिटेल में, तब आपको क्वेश्चन अच्छे लगने लगते हैं। अदरवाइज देखो 20 क्वेश्चन सबको समझ में आना वो हर किसी की बस की बात नहीं है। अब ध्यान से देखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सीखो इसको। सिंपल केस है या ओवरलैपिंग केस है, कैसे पता चलता है? सबसे पहले सिंपल केस है या ओवरलैपिंग केस है, कैसे पता चलता है? क्विक, क्या इंफॉर्मेशन सबसे रिक्वायर्ड है ये पता करने के लिए कि सिंपल केस है या ओवरलैपिंग केस है? भाई सीधी सी बात है, जब तक तुम्हें टोटल पर्सन नहीं दिए जाएंगे तुम्हें समझ में नहीं आएगा सिंपल केस है या ओवरलैपिंग केस है। अगर मान लो मैंने 2 पर्सन का रैंक दिया है, तुम्हें क्या पता वो सिंपल है या ओवरलैपिंग है? नहीं पता ना। तो टोटल पर्सन की इंफॉर्मेशन होना बहुत रिक्वायर्ड है। जब तक टोटल पर्सन ना दिया जाए हमें नहीं पता होता कि सिंपल केस होता है या ओवरलैपिंग केस होता है। अब इसमें 4 कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सीखना। इस वाले क्वेश्चन का आंसर डाटा इनएडिक्वेट क्यों आया वो देखो। बोला एक रो है जिसमें 2 लोग हैं, किसके बीच में खड़े हुए? क्यू और पी के बीच में। अब ऐसे भी तो हो सकता है कि क्यू इस साइड हो, पी इस साइड हो, बीच में 2 लोग आ गए।
ऐसा भी हो सकता है कि P जो है वो इस साइड हो, Q जो है वो इस साइड हो, बीच में कितने लोग आ गए, 2 लोग आ गए। देन वेयर Q इज स्टैंडिंग 27 फ्रॉम लेफ्ट हैंड, Q जो है वो यहां से 27 हो और Q जो है वो यहां से भी 27 हो, और P जो है वो 30 है कहां से आपके पास, अगेन लेफ्ट हैंड। अच्छा, तो P जो है वो यहां से भी क्या आएगा, 30 फ्रॉम लेफ्ट हैंड। ये क्वेश्चन ही अलग है, ध्यान से देखो। अब उसने बोला दोनों साइड से लेफ्ट और राइट नहीं दिया, तुम, मुझे भी नहीं लगता तुमने किसी ने पढ़ा होगा लेफ्ट और राइट। तुमने सिर्फ ये देखा कि हाँ फटाफट से आंसर डाटा इनइक्वालिटी, ये लेफ्ट साइड से क्वेश्चन पूछा है। उसने बोला है कि P का रैंक जो वो 30 है, कहां से है, लेफ्ट एंड से 30 है। अब मेरे को बताओ, क्या इस डायग्राम में P का रैंक लेफ्ट एंड से 30 हो सकता है, यस और नो? क्या इस डायग्राम में P का रैंक जो है वो लेफ्ट हैंड से 30 हो सकता है? भाई अगर P जो है वो Q के पीछे है तो इसका रैंक भी तो कम होना चाहिए। तो ये वाले केस की तो बात हो ही नहीं रही है। किस केस की बात हो रही है, इस वाली डायग्राम की बात हो रही है। तुमने ना ऐसे कर दिया डाटा इनइक्वालिटी। ये ये इंफॉर्मेशन है, यहां तक 27 है और यहां तक कितने हैं, 30 है। तो वो पूछ रहा है बताओ टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। तो भाई यहां वाली इंफॉर्मेशन क्या है, मिसिंग है, तो मैं नहीं बता सकती कि टोटल पर्सन कितने हैं। आंसर क्या आ जाएगा, डाटा इनएडिक्वेट। तुम जैसे बच्चों की बदौलत ही आईबीपीएस ना क्वेश्चंस को ट्रिकी बनाता है, बस यही मेहरबानी है। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, डाटा इनएडिक्वेट। क्यों आएगा, क्योंकि यहां वाली जो इंफॉर्मेशन है वो मिसिंग है। चल नेक्स्ट, नेक्स्ट सिंपल केस और ओवरलैपिंग केस। किरणदीप वो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी नहीं था बेटा, फिर भी देख लो। उसमें ऐसा बोला था, पी का रैंक यहां से दिया था, मतलब क्यू का दिया था, और यहां से ही पी का रैंक दिया था। अब वो पूछ रहे टोटल पर्सन कितने हैं। तो आप टोटल पर्सन तब बता पाओगे जब आपको ये इंफॉर्मेशन मिली होगी। एक रो को कंप्लीट करने के लिए सारी की सारी इंफॉर्मेशन भी चाहिए। आपके पास ये वाली इंफॉर्मेशन जो वो क्या है, मिसिंग है। तो अगर ये मिसिंग है तो क्या आप उसका आंसर दे सकते हो? करणदीप आपने मेरे से ये डाउट पूछा था, नहीं दे सकते हो, तो इसलिए उसका आंसर क्या था, डाटा इनएडिक्वेट। तो यहाँ पे क्या था आपके पास, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलो आंसर मैं बताऊंगी इस क्वेश्चन का, इसको अब कल करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। तुम्हें आज स्पीड में भी किया, 20 क्वेश्चन हो गया हमारे। ठीक है, ओवरलैपिंग के आंसर्स कैसे निकालते हैं मैं आपको कल बताऊंगी। प्लीज मेरे को, जिसमें बच्चे ने ये डाउट पूछा था, मेरे को बता दो आपको क्लियर हो गया या नहीं। ठीक है, इट इज नॉट सिंपल, यस इट इज ओवरलैपिंग केस। 4 होगा नहीं होगा ये नहीं मुझे पता, देख लेती हूँ मैं। 7 5 12 62, 62 में से 56 6 4, यस इट विल बी 4। ठीक है, आज सही स्पीड है। नहीं यार ये तो क्वेश्चन इजी था तो हमने कर लिया। इसका आंसर मैं बताऊंगी कल कैसे निकालते हैं कैसे नहीं। आज के लिए इतना, थोड़ा सा रिवाइज कर लेना आप लोग घर पे जाके। ये बनाना नहीं आ रहा है क्वेश्चन देख के, कोई बात नहीं बेटा, जब पढ़ाया नहीं तो नहीं आया, फिर क्या दिक्कत है। एवरीथिंग इज क्लियर, ओके। एफओ लगते लगते आंखें चले जाएंगी मैम। बल्कि हम लोगों को ऐसा बहुत मन करता है कि हम लोगों को जॉब लग जाए, जॉब लग जाए तो हम लोगों को सुख चैन मिलेगा। अब ऐसा मत बोलने लग जाना कि मैडम अपनी बात कर रही है, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, ऐसे बता रही हूँ। जॉब जो है ना वो एक फाइनल वो गोल होता है, जो वो पाथ होता है ना वो ज्यादा अच्छा होता है। अब जितने भी लोग बैंक में लगे हैं कोई खुश नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। बस बात यह है कि जॉब है और पैसे हैं, सिर्फ इतनी बात होती है। वो नेसेसिटी है, लाइफ की नेसेसिटी है कि आपके पास पैसे होने चाहिए। बट ये जरूरी नहीं है कि, आजकल कौन इतना मायने रखता है कि आप खुश हो, आपको सुकून है, आप क्या चीज है क्या नहीं है। सबको ये मायने रखते हैं कि हाँ भाई पैसे हैं या नहीं है ना। रिलेटिव तो होंगे खुश, रिलेटिव खुश रहे या ना रहे, रिलेटिव तो सारे रिश्तेदार। चलो, अरे यार फिर बताऊंगी 4 कैसे आएगा, मैं बता देती हूँ, मैं पढ़ा देती हूँ तुम लोगों को और मिक्स हो जाएगा। ओनली मनी मैन, मनी इज नॉट हैप्पीनेस, मनी इज नेसेसिटी, दैट्स द थिंग। अपना सपना मनी मनी, ऐसा कुछ नहीं है। दीपक सर से पूछ लेना, वो तो उनको पता है, उनको पता भी नहीं होता कितने आ रहे हैं कितने जा रहे हैं। लाइफ तो वो वैसे ही जी रहे हैं हमारी तरह, है ना। हाँ, आज आपको होपफुली दोनों पीडीएफ्स मिल जाएंगी, शेडो वाली भी मिल जाएगी और साथ में कोडेड इनइक्वालिटी भी। सुबह हुई थी बारिश, अभी नहीं हुई थी। मैम एसएससी में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बेटा, टू बी ऑनेस्ट मैंने कभी एसएससी के एग्जाम दिए नहीं है
और मैंने कभी उन क्वेश्चंस को देखा नहीं है और कभी नौबत भी नहीं पड़ी, तो देखूंगी अगर कभी हुआ तो। मैंने एसएससी के एग्जाम नहीं दिए। ठीक है, टेस्ट सॉल्व करें क्या स्टार्ट? हाँ भाई सच में, अगर दो टॉपिक हो गए ना, दोनों टेस्ट, दो डिस्टेंस डायरेक्शन का तो दे ही दिया है आपने। हाँ तो इतना दिमाग तुम खुद लगा लेते कि अगर कल इनइक्वालिटी दिया था आपको, शीट नहीं दी, तो तुम टेस्ट दे लेते इनइक्वालिटी का। इसका टेस्ट दे लेना, ठीक है। मैम आपका एम क्या था? हाँ, इतनी बुढ़ी हो गई हूं मैं? इतनी बुढ़ी हो गई हूँ क्या मैं? अरे वो सब छोड़ो, लास्ट बैच में एक स्टूडेंट ने मुझे बोला कि मैम आपके जमाने में ऑनलाइन क्लासेस होती थी। मैं कहा भाई हद है। चलो ठीक है। यस होती थी क्या? इतनी बुढ़ी लगती है मैं? हद कर रहे हो यार तुम लोग। ओवरलैपिंग केस में दोनों की पोजीशन माइनस करनी पड़ेगी तभी 4 आएगा। हाँ विनोद आप सही कह रहे हो, मैं बता दूंगी बट आपको बहुत मिक्स हो जाएगा, तो अभी कल करेंगे हम। लास्ट ईयर प्री क्लियर हो गया है, इस बार डर लग रहा है। देखो ऐसा होता है, सच में होता है। हमें बहुत बार लगता है ऐसा कि एक बार प्री हो गया तो हर बार हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। एक बार प्री हुआ है तो अगली बार भी उतना ही डर होना चाहिए। डर नहीं जाना चाहिए प्री का, नहीं तो बहुत से लोग जो है ना, जिनको डर होता है, वो क्या होता है फिर वो चीज नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, आप पहाड़ी हो क्या? यस आई एम फ्रॉम हिमाचल, बट टिपिकल पहाड़ी नहीं हो। मैम इनइक्वालिटी क्वेश्चन क्लास के साथ ऐड कर दीजिए। हाँ आज कोडेड ऐड हो जाएंगे, शेडो वाले भी होपफुली हो जाएंगे। 29 के तो हो आप, छिछी। चलो, थैंक यू सो मच मैम कॉन्सेप्ट को इजी बनाकर समझाने। ओके थैंक यू गाइज। चलो जाओ, अब बहुत है इतना, आपने काम सुन लो। इनइक्वालिटी का टेस्ट देना है और साथ में जो क्वेश्चन दूंगी वो भी सॉल्व करना है, ठीक है। आपने अटेम्प्ट एंड एक्सपीरियंस से एज निकलती है, ऐसा नहीं होता है। नो, अब तुम ये बोल दो कि मैं 30 की हूँ, है ना? ठीक है, वो तो तुम्हें ऐसा लगता है, ऐसा नहीं है। ठीक है गाइस, चलो दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय। और काम करना, आज आपको मैं ये वाले क्वेश्चंस भी दूंगी, तो आपके पास 3 चीजें होगी। ध्यान से सुनो, मजाक साइड पे अपनी जगह। 3 काम आपको करने हैं आज वाले 20 क्वेश्चन। 15 मिनट का काम है, 15 मिनट से ज्यादा बिल्कुल नहीं लगेंगे। दूसरा काम, आपने इनइक्वालिटी का टेस्ट देना है। कोडेड वाली शीट भले कल करना, टेस्ट जरूर देना है। आज इनइक्वालिटी का टेस्ट तो, उसके बाद टाइम बचता है तो कोडेड वाले को सॉल्व करो, पर ये तीनों टास्क जो है वो कंप्लीट होने चाहिए। इनइक्वालिटी 3 नंबर का आया था एएफओ प्री में, बेटा तुम पढ़ी जाओ, तुम ऑनेस्टी के साथ पढ़ोगे ना, मैं लिख के देती हूँ, रीजनिंग में कभी फेल नहीं होगे। ठीक है, चलो ओके बाय बाय।